हेलो एंड वेलकम सभी दोस्तों का फिर से यार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। और आज का जो वीडियो है यार, दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट वीडियो जिसमें हम जो हमारा द अल्टीमेट MERN स्टैक डेवलपमेंट कोर्स है उसका बेसिक्स ऑफ वेब और थोड़े से कंप्यूटर नेटवर्किंग वाले कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आए कि किस तरीके से हमारा ब्राउज़र काम करता है, क्लाइंट किस तरीके से काम करता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, उसका रिजोल्यूशन किस तरीके से होता है। एंड आई हैव गॉट एन अमेजिंग क्विज एट द लास्ट। मैंने क्विज तैयार की है जो आप लोगों को हेल्प करेगा अपने कॉन्सेप्ट जो आप इसमें लर्न करोगे उसको टेस्ट करने में आखिरी में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो यार, हर बार की तरह एज यूजुअल हमारे जो नोट्स हैं वो, हमारी जो स्लाइड्स हैं वो वही उस वेबसाइट पे प्रेजेंट होगी, ठीक है, जिसका नाम है learnlogics.super.site। तो मैं टाइप करता हूँ learnlogics.super.site एंड यू विल रीच हियर। और उसी के साथ जो स्लाइड्स का लिंक है वो यार मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो मेक श्योर टू ईदर एक्सेस फ्रॉम देयर, वहाँ से भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये है यार बेसिक्स ऑफ हमारा वेब, और जिसको हम बहुत ज़्यादा आसानी से कवर करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी और काफ़ी हद तक वेब किस तरीके से काम करता है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, बेसिक्स ऑफ वेब में हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेब पेजेस और वेबसाइट्स क्या होती हैं, फिर हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग वाले थोड़े से कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, सर्च इंजन्स क्या होते हैं, ब्राउजर्स क्या होता है, ठीक है। क्लाइंट्स और वेब सर्वर्स को देखेंगे कि ये दोनों चीज़ें किस तरीके से अलग है और किस तरीके से काम करती हैं। देन विल हैव अ लुक एट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यानी कि किस तरीके से क्लाइंट और सर्वर ब्राउज़र के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है उन दोनों के बीच में। उसके बाद हम थोड़े से एडवांस तो नहीं बोलूँगा, पर सिंपल है बट थोड़े से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट जो आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स में थोड़े से मतलब हैरान कर सकते हैं, बट दे आर वेरी अमेजिंग टू लर्न, ठीक है। तो उसमें हम सीखेंगे आईपी एड्रेसेस के बारे में, आईपी एड्रेसेस के टाइप्स के बारे में, उनके दो तरह के वर्जन्स के बारे में, डोमेन नेम्स के बारे में, डोमेन नेम्स क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे यार डीएनएस, जो कि एक बहुत बढ़िया प्रक्रिया है जो आपके डीएनएस सर्वर्स करते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब हम देखेंगे। एंड एट द लास्ट हम देखेंगे कि डीएनएस लुकअप या रिजोल्यूशन हम किसको बोलते हैं, यानी कि डीएनएस लुकअप या रिजोल्यूशन ऐसी क्या प्रोसेस है, क्या वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। एंड अब हम बढ़ते हैं हमारी मेन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट चीज़ हम कवर करने वाले हैं दैट्स कॉल्ड वेब पेजेस। अब हम जो HTML की मदद से बनाने वाले हैं दैट्स एग्जैक्टली अ वेब पेज। अब एक वेब पेज क्या होता है? वेब पेजेस आर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स दैट आर एक्सेसिबल ऑन इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट जिसको आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू योर ब्राउजर इज कॉल्ड अ वेब पेज। जैसे ये वेबसाइट जो मेरे ब्राउजर में खुली हुई है अभी, ये एक वेब पेज है। ये जब मैं यहाँ पे होम पे जाऊंगा ये एक वेब पेज है। जब मैं इस प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में जाऊंगा तो ये एक वेब पेज है। जब मैं अबाउट पे जाऊंगा तो ये एक वेब पेज है। अगर मैं CSS या HTML के एक ट्यूटोरियल वाले उसमें जा रहा हूँ पेज में, सो दैट इज कॉल्ड अ वेब पेज। तो हर वो पेज जिसको मैं इंटरनेट पे एक्सेस कर सकता हूँ दैट्स अ वेब पेज, ठीक है। दे आर ऑफन रिटन इन HTML एंड कैन कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज एंड अदर मल्टीमीडिया कंटेंट। यानी कि ये जो वेब पेजेस हैं ये अक्सर जो है HTML में लिखे जाते हैं। भैया HTML के अलावा किस में लिख सकता हूँ मैं? You can also use XML for this. So XML is quite similar as HTML, but although they have some differences. ठीक है, तो XML is extensible markup language। तो देखो, अगर मैं राइट क्लिक करूं और यहाँ इंस्पेक्ट पे जाऊं और जब यहाँ एलिमेंट्स वाला सेक्शन आएगा, सो यू विल सी कि ये जो चीजें हैं जो मेरे इस वेब पेज में हैं वो काफी हद तक मेरी HTML से बनी हुई है। देखो जैसे LIOL ये सारी चीजें, div span आ रहे हैं, तो ये बेसिकली सारे HTML टैग्स हैं। ये सारी चीजों को हम आगे कवर करेंगे, तो वहां पे हमको एश्योरेंस होगा कि हाँ वेब पेजेस HTML में बनाए जाते हैं। अब देखो वेब पेजेस जो होते हैं ना यार, वो दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक। दोनों को समझना काफी आसान है। इस तरीके से समझो कि स्टैटिक का मतलब विच रिमेन्स सेम, विच रिमेन्स फिक्स्ड, ठीक है। तो देखो कंटेंट on these remains fixed upon hard reload।
इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा वेब पेज जिसको मैं रिलोड करता भी रहूं तो उसका कंटेंट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, कंटेंट वही का वही सेम रहेगा। जैसे ये मेरा वेब पेज जिस पे मैं अभी हूं, ठीक है, अगर मैं इसको रिलोड भी कर दूं, ये हार्ड रिलोड अगर मैंने इसको कर दिया, सो डजेंट मैटर द नंबर ऑफ टाइम्स आई डू अ हार्ड रिलोड, द कंटेंट ऑन द पेज रिमेन्स द सेम। ठीक है, मैं अगर इसको 20 बार या शाम तक भी करता रहूंगा ना, तो ऐसा नहीं होगा कि ये वेब पेजेस वेबसाइट बन जाएगा या यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, नहीं, ये जो डेटा है ये फिक्स रहने वाला है। तो ऐसे वेब पेजेस जिनको हम कितना ही रिलोड कर लें, द डेटा रिमेन्स सेम, द डेटा रिमेन्स फिक्स, दे आर कॉल्ड एज स्टैटिक वेब पेजेस। ठीक है, कैसे होते हैं, ये हमारा स्टैटिक वेब पेज है। स्टैटिक वेब पेज जैसे मैं अगर आप लोगों को गूगल पे लेके जाऊं तो देखो ये वाला जो वेब पेज है वो एक स्टैटिक वेब पेज है। डजंट मैटर मैं इसको कितना ही रिलोड करूं तो भी गूगल की जगह गूगल ही आएगा, फेसबुक नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्टैटिक वेब पेज है। आई होप दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस और तुमको समझ आया। फिर देखो जैसे मेरी एक वेबसाइट है जो मेरी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, ठीक है, ये भी मैंने रिएक्ट में बनाई थी बहुत टाइम पहले, और ये भी एक स्टैटिक वेबसाइट है। अगर मैं इसको कितना ही रिलोड करूं सो नथिंग इज गोइंग टू बी चेंज। ठीक है, सारी चीजें वही कांस्टेंट रहने वाली है। सो अगेन दिस इज अ स्टैटिक वेब पेज। अब डायनेमिक वेब पेज तुम समझ गए होंगे क्या होते हैं। सो डायनेमिक वेब पेजेस वो वेब पेजेस होते हैं यार जो बहुत एडवांस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। अगर मैं थोड़ा डीपली बताऊं तो जैसे हमारे वेब सॉकेट्स हो गए, वेब आरटीसी हो गई, तो ये चीजें वो लोग यूज करते हैं। पर इनकी जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी होती है वो एक ऐसे एडवांस्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे WS हो गया, वेब आरटीसी हो गया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इन स्पेशल स्क्रिप्ट्स को यूज करके अपना जो कंटेंट है वो डायनेमिकली चेंज करते हैं। अब भैया ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा, तो हमारी यार स्टॉक्स की वेबसाइट हो गई। हमारा अगर हम ग्रो ऐप की बात करें तो जो ग्रो ऐप है उसका जो कंटेंट है, हर स्टॉक का प्राइस माइन्यूटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चेंज होता है। सो दैट्स अ डायनेमिक वेब पेज, वो एक डायनेमिक वेब पेज है। तो देखो जैसे यार मैंने बाइनेंस की एक कोई वेबसाइट खोली, तो बाइनेंस बेसिकली एक क्रिप्टो एक्सचेंज है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा कि थिंग्स आर ऑटोमेटिकली चेंजिंग। देखो मेरे दोनों हाथ ऊपर, मैं कैसे रिलोड करूंगा ये देखो, कैन यू सी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यार ये जो है अंडर द हुड बहुत एडवांस टेक यूज करते हैं कि जो कंटेंट है वो डायनेमिकली चेंज हो। ये आर्किटेक्चर ऐसा होता है कि जो आपका सर्वर होता है वो आपके ब्राउजर पे इवेंट्स थ्रो करता है ताकि जो कंटेंट है वो चेंज हो सके थ्रू वेब सॉकेट्स। तो वेब सॉकेट्स यार हो सकता है हम आगे डिस्कस करें, और जरूर डिस्कस करेंगे क्योंकि दैट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम एडवांस बैकएंड कम्युनिकेशन में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप यार पता लगा। फिर उसी तरीके से एक बैकपैक डॉट एक्सचेंज है जो बेसिकली क्रिप्टो का आपको वैलेट प्रोवाइड करता है फॉर इथीरियम एंड सोलाना जैसे ब्लॉकचेन्स के लिए। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पे कोई सी भी चीज ओपन करूं, जैसे मैं अगर इथीरियम का पेज ओपन करता हूं, तो देखो ये जो कंटेंट है साइड वाला ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा। कैन यू सी, ये देखो मेरे दोनों हाथ ऊपर है। ठीक है, द कंटेंट इज ऑटोमेटिकली चेंजिंग क्योंकि ये अंडर द हुड बहुत एडवांस स्क्रिप्ट्स यूज करते हैं यार जो कंटेंट ऑटोमेटिकली चेंज करती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात लिखी है कि वेब पेजेस आर एक्सेस्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद द HTTP प्रोटोकॉल which may optionally employ encryption HTTPS to provide security and privacy to the user। देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारे वेब पेजेस होते हैं वो HTTP या HTTPS पे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा और अगर मैं इस एड्रेस को कॉपी करूंगा, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया Ctrl+C से, और अगर मैं इसको कहीं पे पेस्ट करूं, जैसे मान लो मैं क्या करता हूं कि मेरी एक टेम्प टेक्स्ट फाइल मैंने बनाई है, अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूं तो कैन यू सी ये जो पीछे एक HTTPS जुड़ा है। ठीक है, तो HTTPS के ऊपर बेसिकली एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमको वेब पेजेस को एक्सेस करने में हेल्प करता है, अभी ऐसा समझ सकते हैं हम। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट HTTPS पे होता है, पर अगर हम इन्हीं वेब पेजेस को अपनी लोकल मशीन में चलाएंगे, जैसे हम अगले जस्ट वीडियो में हमारे क्या बनाएंगे, हमारे HTML पेजेस बनाएंगे, सो यू विल सी कि वहां पे हमारे जो पेजेस होंगे वो HTTP पर होंगे क्योंकि वो हमारी लोकल मशीन में होंगे और हमें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आया। उसके बाद आती है यार वेबसाइट्स। तो भैया वेब पेजेस तो यार समझ में आया, वेबसाइट्स क्या होती हैं। तो वेबसाइट्स आर अगेन रिलेटेड टू या डिपेंडेंट ऑन वेब पेजेस। तो वेबसाइट्स क्या होती है कि वेबसाइट्स आर कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। ठीक है, इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। अब देखो जैसे हमारी यही वेबसाइट हो गई, यहाँ पे क्या है, सारे पेजेस इंटरकनेक्टेड है। जैसे मैं होम पे जाऊंगा तो यहीं पे मेरे पास एक कनेक्शन है कि यहीं से मैं सीधे होम पे चले जाऊं। ठीक है, तो यहीं पे मैं सीधे होम पे चले जाऊं, तो यहीं पे मेरे पास एक कनेक्शन है कि यहीं से मैं सीधे होम पे चले जाऊं। तो यहीं पे मेरे पास एक कनेक्शन है कि यहीं से मैं सीधे होम पे चले जाऊं। ठीक है, तो यहीं पे मेरे पास एक कनेक्शन है कि यहीं से मैं सीधे होम पे चले जाऊं। ठीक है, तो यहीं पे मेरे पास एक कनेक्शन है कि यहीं से मैं सीधे होम पे चले जाऊं।
उसी तरीके से मैं होम वाले पेज पे हूँ, मैं चाहता हूँ कि वापस से यार मैं बेसिक्स ऑफ वेब वाले पेज पे चले जाऊं। सो कैन यू सी द इंटरकनेक्शन। और ये जो पूरा इन्वायरमेंट है, ये जो learnlogics.super.site है, इसको मैं बोलूंगा एक वेबसाइट। ठीक है, तो वेबसाइट क्या होती है कि मल्टीपल पेजेस का जब हम कलेक्शन कर देते हैं, ऑफन इंक्लूडिंग अ होम पेज, जिस हमारे केस में जो होम पेज है जनरली लोकेटेड ऑन अ सेम सर्वर, यानी कि ये सारे जो पेजेस हैं वो एक कलेक्शन जो है वो एक सेम सर्वर पे होस्टेड है। ठीक है, इतने समझ में आया। तो कुछ इस तरीके से चीजें होती है कि जब हमारे एक पर्टिकुलर हम बहुत सारे वेब पेजेस को आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं, तो वो जो कॉम्बिनेशन बन के आता है वो एक वेबसाइट होती है। एंड वी आर गोइंग टू लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, सो दे आर होस्टेड ऑन एटलीस्ट वन वेब सर्वर। अब ये वेब सर्वर क्या होता है वो हम आगे देखने वाले हैं। वेब सर्वर ऐसा समझो यार कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें अगर मैं मेरी वेबसाइट को डाल दूं तो उसको दुनिया का कोई भी इंसान एक्सेस कर सकता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर आईपी पे जाके एक पर्टिकुलर डोमेन पे जाके। ठीक है, तो देखो जैसे इसी तरीके से हमारे केस में अगर हम learnlogics.super.site पे जा रहे हैं तो हमने क्या है, एक सर्वर पे कहीं learnlogics.super.site होस्टेड होगी। ठीक है, उस होस्ट वाले डोमेन नेम को हमने डाला और हमको वेबसाइट मिल गई। तो कुछ इस तरीके से ये कहीं वेब सर्वर पर होस्टेड है। ये वेब सर्वर ना मेरा है ना आपका है, किसी और तीसरे पर्सन का है। ठीक है, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं यार इंटरनेट के थ्रू, एक नेटवर्क जिसके लिए हमें लगेगा इंटरनेट, जो कि सबसे बड़ा नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड का, या एक प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है थ्रू इंटरनेट यूजिंग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये बढ़िया चीज है जिसको हम कभी कभी यार शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, यूआरएल। ठीक है, तो यूआरएल क्या होता है, यूआरएल एक तरीके से ऐसा समझिए कि एक वेबसाइट का पता, कि वो वेबसाइट कहां पे होस्टेड है। अब जैसे मैंने जो आपको अभी चीज बताई थी, कौन सी वाली, ये वाली https.ये बेसिकली उस पूरी वेबसाइट या वेब पेज का क्या है, पता है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे ये पेज या ये वेबसाइट एग्जिस्ट करती है। तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं क्या, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेबसाइट्स के कुछ एग्जाम्पल, तो यार एग्जाम्पल तो मैं लाने में बहुत गंदे वाले भी ला सकता था, पर मैंने सोचा क्यों ना, सुबह का नाश्ते का टाइम है, कुछ बढ़िया सा एकदम डिलीशियस सी वेबसाइट सर्व की जाए। तो एक वेबसाइट जैसे हमारी हो गई यार zomato.com। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें कुछ बढ़िया सी चीजें दिखाई दे रही है, पर फिर मुझे भूख लग जाएगी इसलिए मैं ज्यादा नहीं देख रहा। ठीक है, फिर दूसरी वेबसाइट यार जैसे swiggy.com, जहाँ पे हमें यहाँ ऊपर पोहे वोहे देखने को मिल सकते हैं। पोहे दिखाओ भाई, कोई बात नहीं, अरे दिखा पोहे दिखा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पोहे नजर आ रहे हैं, समोसे नजर आ रहे हैं, पराठा, डोसा, इडली, पाव भाजी, सारी चीजें नजर आ रही है। तो ये क्या है यार, ये देखो एक तरीके से हमारी वेबसाइट्स है। ठीक है, अगर मैं ऑफर्स में जाऊं तो ये एक अलग पेज ओपन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीपल पेजेस का कलेक्शन है which combines to form a website. I hope that makes a lot of sense and you understood what these things are. Okay, great. बढ़िया, आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होगी यार। अब हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग की, या बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स की। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर नेटवर्क्स जो होते हैं वो एक ऐसा, हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हम मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करके क्या करते हैं, डेटा शेयरिंग करते हैं। मेन पर्पस जो होता है वो डेटा शेयरिंग होता है। अब देखो बिल्कुल भी चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हुए एक सिंपल सा एग्जांपल समझो। तुम्हारे घर में तुमने जियो फाइबर का इंटरनेट ले रखा है, समझ में आया, तुमने जियो फाइबर का इंटरनेट लिया, वो लोग आए, उन्होंने एक डब्बा फिट किया, राउटर, जिससे तुम टीवी भी चला रहे हो, जिससे तुम अपने 4 फोन भी चला रहे हो, जिससे तुम अपना कंप्यूटर भी चला रहे हो। सो व्हाट यू डिड, तुमने उस एक पर्टिकुलर डिब्बे से तुम्हारा टीवी जोड़ दिया, जो कि एक एंड्रॉइड टीवी है, तुम उस पर यूट्यूब चला रहे हो, प्राइम चला रहे हो, नेटफ्लिक्स चला रहे हो, जो भी चला रहे हो। उसी तरीके से तुमने अपना कंप्यूटर कनेक्ट किया, अपना फोन कनेक्ट किया। सो व्हाट यू डिड, यू कनेक्टेड ऑल योर डिवाइसेस विद द सेम डब्बा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डब्बे से जब तुमने कनेक्ट किया, सो व्हाट यू डिड, यू क्रिएटेड अ नेटवर्क। तुमने क्या किया, उस नेटवर्क को क्या किया, उस नेटवर्क को क्रिएट किया। और जब तुमने उस डिब्बे से कनेक्ट किया, सो व्हाट इज योर मेन पर्पस, तुम उससे इंटरनेट लेना चाह रहे हो, तुम उसकी बैंडविड्थ कुछ इस तरीके से यूज करना चाह रहे हो सो दैट यू कैन एक्सेस द कंटेंट प्रेजेंट ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो यही बेसिक सार है कि जब हम अपने डिवाइसेस को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दें
कि हम जो है डेटा शेयरिंग के लिए चीज़ों को कनेक्ट कर दें ताकि हम डेटा शेयरिंग आसानी से कर पाएं, इंटरनेट एक्सेस कर पाएं। इसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो ये जो हमने अरेंजमेंट, ये फैशन तैयार किया है कि मैंने मेरा कंप्यूटर लगाया, फ़ोन लगाया, टीवी लगाया, उसी डब्बे से मैंने मेरा सीसीटीवी कैमरा भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यह मेरा क्या बन गया यार, ये मेरा नेटवर्क बन गया, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स आर इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस सच एज हमारा कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मेन फ्रेम्स, नेटवर्किंग डिवाइसेस, पेरिफेरल्स या अदर कोई जिससे हम फैसिलिटेट कर सकते हैं क्या, डेटा एक्सचेंज। समझ आई क्या बात? हेलो हेलो, आई क्या बात समझ में? आ गई? चलो बहुत बढ़िया। तो देखो मैंने यहाँ पे यार एक बहुत बढ़िया सी इमेज लगा रखी है एंड द क्रेडिट फॉर द इमेज गोज टू विजुअल पैराडाइम ऑनलाइन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस इमेज, ग्रेट। तो ये बहुत बढ़िया इमेज है यार। देखो यहाँ पे क्या एक राउटर है। राउटर जो है वो बहुत स्पेशल डिवाइसेस होते हैं यार एंड दे डू अ वेरी स्पेशल टास्क ऑफ राउटिंग। अगर आप कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ोगे अपने कॉलेज में या कहीं सिलेबस में, सो विल गेट टू नो अबाउट राउटर्स के क्या राउटर्स करते हैं और बहुत बढ़िया काम होता है यार राउटर का, मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो देखो ये राउटर्स क्या करते हैं ना, इनका काम होता है कि पैकेट इधर से उधर भेजना। हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि नेटवर्क्स कैसे होता है। तो देखो एक हमारा सर्वर हो गया, उसी से हमारे राउटर्स कनेक्टेड है, उसी से हमारा स्विच कनेक्टेड है, ठीक है। फिर हमारा एक लोकल नेटवर्क हो गया जहाँ पे वो 3 हमारे जो कंप्यूटर्स है वो आपस में कनेक्टेड है डेटा एक्सचेंज के लिए, ठीक है। फिर इधर हमारा लैपटॉप कनेक्टेड है, पीसी कनेक्टेड है। तो हमने क्या किया यार, हमारे मल्टीपल जो क्या है, हमारे जो मल्टीपल डिवाइसेस है उनको कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया है सो दैट दे कैन ट्रांसफर डेटा एंड दे कैन कम्युनिकेट, ठीक है। आई होप समझ में आया, ठीक है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ क्लासिफिकेशन होती है और वो क्लासिफिकेशन बहुत आसान होती है। देखो सबसे पहले जो हमारी क्लासिफिकेशन होती है वो हम इधर समझने की बजाय इधर समझेंगे। देखो सबसे पहले जो हमारी क्लासिफिकेशन होती है, हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स को हम किन्हीं 3-4 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा पैन हो गया यार, जिसका नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर हमारा होता है यार एक मैन, और मैन के पहले आएगा लैन विच इज कॉल्ड अ लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। फिर आया हमारा मैन विच इज कॉल्ड अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, थोड़ा सा ऊपर कर लूं यार। एंड अगेन हमारा लास्ट में आता है वैन विच इज वाइड एरिया नेटवर्क। तो देखो इनका बहुत आसान सा मतलब है, मेन जो चीज है जिसको ये डिस्टिंग्विश करते हैं वो इनका डिस्टेंस और साइज। पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो मैंने अभी मेरे जियो फाइबर का डब्बे से अपनी चीजों को कनेक्ट करने वाला बताया, मैंने क्या किया, मेरा खुद का नेटवर्क बनाया मेरे ही घर में। तो क्या है, छोटा नेटवर्क है, मैं पर्सनली उसको यूज करूंगा, पर्सनली मेरे घर वाले उसको यूज करेंगे। सो द नेटवर्क दैट आई क्रिएटेड इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क जो काफी कन्फाइंड होगा एंड द साइज ऑफ द नेटवर्क माइट बी इन माई हाउस, ठीक है, वो मेरे घर के अंदर ही कन्फाइंड रहेगा। सो दैट्स अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। आई बात समझ में? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा समझो कि मेरा एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट की स्पेलिंग यार अपार्टमेंट, हाँ ये सही है। तो देखो मेरा एक अपार्टमेंट है, एक बड़ी सी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है कुछ इस तरीके की, जहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज रहती है, ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज रहती है। तो क्या किया कि यहाँ पे जियो फाइबर ने एक बड़ी लाइन डाल दी और सभी को डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्शन दे दिए। अब देखो एक काफी छोटा नेटवर्क होगा, इसकी जो रेंज है वो हो सकती है 200 मीटर से 500 मीटर हो सकती है। तो कुछ इस तरीके से अगर ये थोड़ा सा पैन से बड़ा नेटवर्क है और आपकी सिटी से छोटा नेटवर्क है, सो दैट्स अ लैन लोकल एरिया नेटवर्क। और इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि जो अपने कॉलेज का नेटवर्क हुआ यार, अपना कॉलेज जो है उसका जो नेटवर्क हुआ वो भी एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, क्योंकि वो उसके ही पर्टिकुलर पॉलिटिकल बाउंड्रीज में वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये यार कन्फाइन करता है आपकी पूरी सिटी को। जैसे इसका बहुत सिंपल सा अगर एग्जांपल दूं तो हमारे यहाँ यार जो डिस्क टीवी कनेक्शन होता है वो चलता है डिजियाना का, ठीक है, ये हमारा डिजियाना का नेटवर्क होता है। अब मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे एक मेन ऑफिस है डिजियाना का हमारे मार्केट में, वहां से उन्होंने पूरे सिटी में जो है डिजियाना की कोएक्सियल केबल डाल रखी है, जिससे हमारे सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट होते हैं और हमारे यहाँ पे स्टार स्पोर्ट्स चलता है, ठीक है। मतलब सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स नहीं चलता है गाइस, बहुत सारी चीजें चलती है, मैं स्टार स्पोर्ट्स देखता हूँ बस, ठीक है। तो जो डिजियाना का नेटवर्क है वो क्या है, कन्फाइंड, या मैं बोलूंगा कि एक्सपांडेड टू अ सिटी। तो जो ऐसा नेटवर्क जो एक सिटी में हो रहा हो, एक पूरी टाउन कवर कर रहा हो, तो वो बेसिकली क्या होगा यार, वो एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा। और अगर बात करूं वैन की, सो वैन इज
वाइड एरिया नेटवर्क, और जैसा कि नाम है वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये जो है पूरे वर्ल्ड के जो कंप्यूटर्स, फोन्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, उनको कनेक्ट करेगा यार। एंड बेस्ट एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क इज इंटरनेट। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट क्या करता है यार? एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड के जो नेटवर्क्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, जो मोबाइल फोन्स हैं, उनको कनेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये था यार पूरा सार इस पर्टिकुलर चीज का। अगर आपको ये चीज पढ़नी है सो यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर, पर ये सारी चीजें वही है जो मैंने अभी समझाई। ठीक है, आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया गाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं यार कि इंटरनेट क्या होता है। अब भैया मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं यार कि इंटरनेट क्या है और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, www और इंटरनेट। मुझे कभी कभी लगता है कि ये दोनों सेम चीज है, बट ये सेम चीज नहीं है, इनमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो इंटरनेट, जैसे मैंने अभी बताया कि इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट विथ ईच अदर, यानी कि मेरा मोबाइल फोन, मेरा लैपटॉप, मेरा कंप्यूटर एक पर्टिकुलर कॉमन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिसमें मैं दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से बात कर सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि किसी से भी बात कर सकता हूँ असल में, बट हम जो है वो ऐसा समझो कि सभी एक सेम जाल से कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि अगर मैं मान लो गीक्स फॉर गीक्स पे जाना चाहता हूं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे कंप्यूटर से गीक्स फॉर गीक्स के सर्वर पे कुछ तो कनेक्शन होगा कि मैं उसका रिसोर्स एक्सेस कर पा रहा हूं। मैं यहां से स्टैक ओवरफ्लो पे जाना चाह रहा हूं, सो कुछ तो कनेक्शन होगा। तो वो जो कनेक्शन है यार, जिसने हम सभी को गीक्स फॉर गीक्स से, हम सभी को स्टैक ओवरफ्लो से, हम सभी को मीडियम से, हम सभी को हर उस वेबसाइट से जो इंटरनेट पे एक्सेसिबल है उससे कनेक्ट करती है, तो वो है यार इंटरनेट। ठीक है, और इंटरनेट ने हम सभी को एक कॉमन ग्राउंड पे कनेक्ट कर रखा है, जिससे हम आपस में चीजों को पढ़ सकते हैं, चीजों को फाइंड कर सकते हैं, चीजों को ढूंढ सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक दूसरे डेफिनेशन की बात करें जो मैंने खुद अपनी लिखी है यार, सो दैट इज कि इंटरनेट इज द लार्जेस्ट पब्लिक नेटवर्क, यानी कि पब्लिक नेटवर्क है, एनीवन कैन कनेक्ट टू इट, ऑफ द वर्ल्ड विच कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मेन फ्रेम्स टुगेदर। अब देखो, एक कंप्यूटर तो हमें पता है, सर्वर क्या होता है वो हम जानेंगे। मेन फ्रेम ऐसा समझो कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर जिसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो मैंने यार एक अभी मुझे रिसेंटली 1 साल पहले शायद या 6 महीने पहले एक मेन फ्रेम कंप्यूटर देखने का मौका मिला आईआईटी इंदौर का। तो हमारे कॉलेज से यार एक ट्रिप गई थी, हम विजिट किए थे आईआईटी इंदौर, और वहां का जो सर्वर रूम है यार, वहां पे हमने एक मेन फ्रेम कंप्यूटर देखा दैट इज टू लार्ज। वो छत की हाइट का था, बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट में रखा था, हैविंग 1200 कोर्स, 1200 कोर्स हैं यार उस कंप्यूटर में। एंड आई वाज शॉक टू सी दैट, काफी मजा आया वहां पे। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसा समझो कि जिसमें बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर हो। ठीक है, और ये यार देखो, ये इमेज देखो किस तरीके से दुनिया के ये लैपटॉप, स्क्रीन्स, मोबाइल फोन्स किस तरीके से कनेक्टेड हैं एक दुनिया के पूरे नेटवर्क से, जहां पे लोग फेसबुक की पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, अपनी इमेज को पोस्ट कर रहे हैं, किसी की पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं, किसी की मैसेज में कमेंट मार रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो नेटवर्क है, स्पॉटिफाई पे गाने सुन रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पूरा एक नेटवर्क है, एंड दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, आई बात समझ में? और ये इमेज हमें दी गई है जीएफजी द्वारा। ठीक है, और अब हम बात करते हैं www की। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, आई थिंक सो। ठीक है, बहुत आसानी से चल रही है चीजें, और ये चीजें थोड़ी सी थ्योरेटिकल लग सकती है यार, जो कि है भी, एंड आई ट्रूली कंसिडर इट, बट ट्राई टू कोप और थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो काफी समझ में आएगा, और एकदम मजेदार चीजें ही है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं www की, विच कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। देखो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है यार? जो हमारा वेब है ना, पूरा वेब, हमारा जितनी भी चीजें वेब पे चल रही हैं वो क्या होता है? और वेब इज अ सिस्टम वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड रिसोर्सेज आर लिंक्ड बाय थिंग्स कॉल्ड हाइपरलिंक्स एंड यूआरएल्स। ठीक है, इतनी बात समझो। हाइपरलिंक क्या होती है? मैंने एक बटन पे क्लिक किया और मैं उस बटन पे क्लिक करके कहीं दूसरी जगह गया। जैसे मानो ये जो प्रोजेक्ट्स है, इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा ना, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं मेरे गिटहब पे पहुंच गया। बात समझ रहे हो? मैं कहा गिटहब पे पहुंच गया। उसी तरीके से मान लो मैं यहाँ कनेक्ट पे जाऊं
और यहाँ पे मैं YouTube दबा दूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक बटन पे, मैंने एक लिंक पे क्लिक किया और मैं कहाँ पहुंच गया, मैं अपने चैनल पे पहुंच गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली एक हाइपर लिंक है। ठीक है, और ये हाइपर लिंक की वजह से क्या हो रहा है कि मैं जो है कहीं पे किसी चीज को एक्सेस कर पा रहा हूं। तो वेब वो सिस्टम है जहां पे यार डॉक्यूमेंट्स, चीजें जो है हाइपरलिंक्स और यूआरएल के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, ये जो यार 1989 में बनाया गया था और आज के टाइम पे जो है मिलियंस बिलियंस ऑफ पीपल www को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक मेन चीज लिखी हुई है, इट्स की टू रिमेंबर दैट वेब इज अ बिग पार्ट ऑफ इंटरनेट बट आरंट द सेम। ध्यान से समझना, ठीक है। जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यानी कि बड़ा हिस्सा इंटरनेट है और जो www है वो उसका छोटा हिस्सा है। समझ रहे हो बात, पर दोनों सेम नहीं है। इंटरनेट जो है यार वो एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसका, कि किस तरीके से मेरे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, पर वेब क्या है, एक सर्विस है ऑन द टॉप ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से हम वेब को इस्टेब्लिश कर पाए हैं। इंटरनेट नहीं होता तो शायद वेब नहीं होता, और इंटरनेट जो है एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें हम कनेक्टेड हैं, बट वेब इज अ सर्विस जो हमको डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने में थ्रू यूआरएल्स हेल्प कर रही है। बात आई समझ में? बहुत बढ़िया। तो यार ये था इंटरनेट, ये था www। अब हम बात करते हैं सर्च इंजन्स और ब्राउजर्स की। तो देखो हमारा ऐसा है कि हम क्या है, आज के टाइम पे अपने कंप्यूटर में ब्राउजर ओपन करते हैं, क्रोम ओपन कर लिया हम लोगों ने, हम वहीं टाइप करते हैं, वहीं पे हमको रिजल्ट्स दिख जाते हैं। ठीक है, तो मेन चीज क्या होती है कि बिहाइंड द सीन्स सर्च इंजन्स और ब्राउजर दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखो एज द नेम सजेस्ट, सर्च इंजन एक ऐसा इंजन विच अलाउज मी टू सर्च थिंग्स ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि सर्च इंजन्स आर सॉफ्टवेयर दैट आर डिजाइन टू सर्च द इंटरनेट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कीवर्ड्स। बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कीवर्ड्स, तो मान लो मैंने क्या डाला यार, मैंने यहाँ पे मान लो डाल दिया, क्या डालू मैंने मान लो डाल दिया GFG। ठीक है, मैंने GFG डाला और इंटरनेट को पता होगा कि यार GFG का मतलब क्या होता है, उसको पता है GFG का मतलब गीक्स फॉर गीक्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उसने क्या किया, कहीं ना कहीं मेरे लिए बिहाइंड द सीन्स कुछ सर्च किया होगा कि यार GFG से मिलती जुलती जितनी चीजें हैं उन सभी को कंपाइल किया और ब्राउजर ने मेरी स्क्रीन पे थ्रो कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से समझो, सर्च इंजन क्या कर रहा है, सर्च इंजन इंटरनेट पे खोज रहा है, पीछे सर्च क्वेरीज चल रही हैं कि भैया GFG के से रिलेटेड तेरे पास कुछ है क्या, है क्या, देना। तो उसने दिया, मैंने अपने बकेट में डाला, तेरे पास कुछ है क्या, देना, इसमें बकेट में डाला। ठीक है, ये बकेट में डालने के बाद सर्च इंजन का काम हो गया खत्म, ये बकेट पूरी भर गई, जितने भी GFG से रिलेटेड रिजल्ट थे वो सारे यहाँ पे कंपाइल हो गए, ये यहाँ पे सर्च इंजन का काम हुआ खत्म। अब दिखाने का काम जो करेगा यार वो ब्राउजर करेगा। So search engines are the software that helps to search the internet with the keyword। अभी मेरा कीवर्ड क्या था, GFG। ठीक है, तो उसने GFG से रिलेटेड जितनी चीजें थी वो सर्च की, बट जो चीजों को डिस्प्ले करने का काम करेगा वो हमारा ब्राउजर करेगा। ठीक है, so they help users to find the specific information that you are looking for on world wide web। तो जो हमारा गूगल है वो एक ब्राउजर नहीं है गाइज, हमारा जो ब्राउजर है वो क्रोम है, गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो हमारा इंटरनेट खोजने का काम सर्च इंजन करेगा, बट ब्राउजर्स आर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट प्रोवाइड अ वे टू लुक एट एंड इंटरेक्ट विद द इंफॉर्मेशन। अब भैया मैं कैसे इंटरेक्ट करूंगा यार, बहुत आसान है। देखो GFG की वेबसाइट पे जाओ और ये देखो, अब जैसे ये सर्च बार हो गया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ लिखा, मैंने लिखा मान लो मशीन लर्निंग, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि ब्राउजर जो है वो यार वो हमारे सर्च इंजन के द्वारा सर्च किए गए चीजों को हमें दिखाने को, उससे इंटरेक्ट करने को हेल्प करते हैं। कुछ एग्जांपल्स यार अगर ब्राउजर्स के देखें तो गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, तो ये सारे हमारे ब्राउजर्स हैं। ठीक है, अब आता है यार मेन चीज जो हमारा होता है, क्लाइंट क्या होते हैं, वेब सर्वर्स क्या होते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, और वो सारी चीजें। चलो तो देखो, क्लाइंट्स जो होते हैं वो हमारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिससे हम रिक्वेस्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, मैंने अपना फोन उठाया, मैंने फोन पे लिखा gfg.com, या अपनी कोई भी वेबसाइट github.com/दीपेंद्र परमार या linkedin.com/in/दीपेंद्र परमार,
मैं अपनी प्रोफाइल विजिट किया या गिटहब की या लिंक्डइन की, तो मैंने कुछ भी किया तो क्या किया, एक रिक्वेस्ट करी ना। आई रिक्वेस्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, आई रिक्वेस्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर रिसोर्स, आई रिक्वेस्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। तो जिस डिवाइस से मैंने रिक्वेस्ट किया दैट इज व्हाट, दैट इज क्लाइंट। जैसे मान लो ये मेरी लोकल मशीन, ये मेरा लैपटॉप, अगर मैं स्टैक ओवरफ्लो .com पे गया तो मैंने क्या किया, स्टैक ओवरफ्लो को रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरे लिए ओपन करो यार अपनी वेबसाइट, मेरे को भी देखना है कैसी दिखती है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक रिसोर्स, एक सर्विस को रिक्वेस्ट किया, तो जिस मशीन से रिक्वेस्ट किया वो हो गई हमारी क्लाइंट। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू use your browsers to visit a website, your computer is client which is requesting data from the website server, ठीक है। अब वेब सर्वर क्या होते हैं? वेब सर्वर यार ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो डिलीवर करते हैं वेब पेजेस। अभी वेब पेजेस जो होते हैं वो खुद में यार 3 चीजों का बंडल होता है। कितनी खतरनाक, कितनी बढ़िया वेबसाइट हो, हमेशा वेबसाइट 3 चीजों का मिश्रण होगी, हमेशा उन 3 चीजों से ही बनी होगी। HTML जो हमें स्ट्रक्चर देगा वेबसाइट का, CSS जो हमें स्टाइल्स देंगी वेबसाइट की, एंड जावास्क्रिप्ट जो हमें जो है लॉजिक देगा। तो ये तीनों का जो बंडल होगा वो एक वेब पेज कहलाएगा। तो वेब पेज हमेशा यार इन 3 चीजों से बना होगा। फिर यार इमेजेस हो सकती है, वीडियोस हो सकते हैं, ये सब मल्टीमीडिया कंटेंट जो इनको हम स्टैटिक फाइल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा इन 3 चीजों से हमारी वेबसाइट्स बनी होगी। तो ये क्या करेंगे, हमारे जो वेब सर्वर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, सर्व करते हैं वेब पेजेस को। हर वेब सर्वर जो है उसका यार एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्या होगा वो हम देखेंगे, और पॉसिबली एक डोमेन नेम भी होता है, डोमेन नेम भी हम देखेंगे, ठीक है। तो व्हेन अ क्लाइंट रिक्वेस्ट अ वेब पेज, जब क्लाइंट हमारा जो है एक वेब पेज को रिक्वेस्ट करता है तो वेब सर्वर क्या करता है, सेंड्स द रिक्वेस्टेड पेज टू द क्लाइंट्स ब्राउजर। वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर पेज का जो HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट का जो बंडल होता है वो क्लाइंट के ब्राउजर पे भेज देता है। आई बात समझ में? अब एक इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है वेब सर्वर की। वेब सर्वर क्या होता है यार, यू कैन ऑल्सो डिफाइन अ वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर जो कनेक्टेड हो इंटरनेट पावर से 24/7, पूरे टाइम इंटरनेट और पावर से कनेक्टेड रहेगा, और उसके पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा, उसका अपना खुद का एक पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा। पब्लिक का मतलब क्या है, जो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, ठीक है। इसको हम आगे और देखने वाले हैं। तो इतनी बातें समझ में आई क्या, कि क्लाइंट क्या होगा, वो मशीन जो रिक्वेस्ट करेगी, सर्वर क्या होगा, वो मशीन जो रिस्पॉन्ड करेगी। सिंपल सी कहानी। क्लाइंट क्या होगा, क्लाइंट ब्राउजर से रिक्वेस्ट करेगा। वेब सर्वर क्या होगा, वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर जो 24 घंटे 7 दिन 12 महीने पूरे साल भर इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा, पावर रहेगा उसमें, इंटरनेट कभी भी बिजली नहीं जानी चाहिए, और एक पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा उसका। आई होप समझ में आई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर मॉडल एक ऐसी चीज है यार जिसके थ्रू हमारा क्लाइंट और सर्वर इंटरेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे अगर चीजें पढ़ोगे यार तो वही है। सबसे पहली एक चीज लिखी हुई है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि चीजें डिस्क्रीट हैं, क्लाइंट अलग चीज है, सर्वर अलग चीज है, एंड दे आर इंटरैक्टिंग विद द प्रिविलेज ऑफ अ नेटवर्क, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, मैं इन चीजों को ज्यादा न पढ़ते हुए सीधे आपको समझाऊंगा और समझाऊंगा। ये देखो यहाँ पे हमारा क्लाइंट है, यहाँ पे हमारा सर्वर है। तो क्लाइंट सर्वर ऐसे कैसे समझ लें, यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो देखो मान लो यार हमारा यहाँ पे क्या है, ये मेरा एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसपे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे क्लाइंट है, यहाँ पे कहीं मुंबई में, ये मेरा क्या है यार, ये मुंबई है। मुंबई में मान लो मेरी एक कोई मैंने सर्वर ले रखा है मुंबई में, एक उस सर्वर के ऊपर ये कुछ ऐसा सर्वर हो गया यार, ठीक है। ये हमारा सर्वर हो गया, इस सर्वर के ऊपर मेरी एप्लीकेशन होस्टेड है, ठीक है। अब जब मैंने इस क्लाइंट से रिक्वेस्ट किया कि www या सीधे learnlogics.super.site, तो मेरे लिए एक वेबसाइट खुलेगी, ठीक है। तो ये क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगी हमारी थ्रू ब्राउजर। तो क्लाइंट क्या करेगा, इस पर्टिकुलर
आईपी पे या इस पर्टिकुलर डोमेन नेम पे रिक्वेस्ट भेजेगा, जब हम इसको टाइप करके एंटर करेंगे तो ये रिक्वेस्ट जो है सीधा अपने सर्वर पे जाएगी। इस सर्वर पे चीजें कैलकुलेट होगी कि हाँ भैया इसकी HTML क्या है, इसकी CSS क्या है, इसकी जावास्क्रिप्ट क्या है। उसका क्या करेगा, एक बंडल क्रिएट करेगा एंड उसी बंडल को उस नेटवर्क के थ्रू वापस से क्लाइंट के ब्राउजर पे सेंड करेगा, जो होगा एक रिस्पॉन्स। तो बहुत सिंपल सी कहानी है। हमारा जो क्लाइंट है यार, वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा फॉर रिसोर्स, और हमारा जो सर्वर है वो रिस्पॉन्ड करेगा या रिस्पॉन्स देगा क्लाइंट को बैक इन द फॉर्म ऑफ अ पैकेज, अ वेब पेज। उसी को हम बोलते हैं यार क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और ये जो हमारा जिस फैशन में ये लोग कम्युनिकेट करते हैं उसी को हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसी को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो देखो सिंपल सी कहानी यही लिखी हुई है कि क्लाइंट जो है वो यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा इन्फॉर्मेशन पे। मेरा जो सर्वर है वो कहीं रिमोट लोकेशन पे यार होस्टेड होगा, या तो AWS मशीन हो सकती है, या हमारा एज्योर का वर्चुअल मशीन हो सकती है, या हमारा गूगल GCP की कोई मशीन हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी सर्विस की एक होस्टेड सर्विस हो सकती है, नेटलीफाई हो गया, वर्सल हो गया। तो कहीं पे भी हमारी अगर वेबसाइट जो है होस्टेड है तो वहां पे वो बेसिकली रिक्वेस्ट जाएगी और ये जो हमारा रिस्पॉन्स है वो आएगा। अब यार भैया एक चीज यहाँ पे समझ नहीं आई, जब मैंने मेरा क्लाइंट से ये रिक्वेस्ट को भेजा तो इसको कैसे मालूम है मेरे क्लाइंट को कि तेरे को मुंबई में ही जाना है? वो कैसे होता है यार? वो ही हमारा DNS और IP एड्रेस का कॉन्सेप्ट होता है जो हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आई होप यहां तक सारी चीजें समझ आई, और ये क्रेडिट मुझे ही जाता है यार, हमने बनाया है ये इमेज। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो अब हम बात करते हैं IP। इतनी बातें आई होप क्लियर होंगी और बहुत आसानी से चीजें चली यहां तक। अब हम बात करते हैं यार IP एड्रेस क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो देखो IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो जो भी चीजें इंटरनेट पे एक्सेस कर रही हैं, या मैं बोल सकता हूं कि जो भी चीजें इंटरनेट पे हैं, जो हमारे डिवाइसेस, उनका एक स्पेशल एड्रेस होता है। उनका एक स्पेशल एड्रेस होता है विच इज अ यूनिक न्यूमेरिकल लेबल असाइन टू ईच डिवाइस पार्टिसिपेटिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि हर डिवाइस की एक न्यूमेरिकल लेबल्ड असाइन एड्रेस होगा उसका। वो एड्रेस जो यार वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक IPv4 हो सकता है। ठीक है, इसको आओ अपन इधर समझें फिर से। तो देखो हमारा जो IP एड्रेस होता है वो क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है। तो एक यूनिक एड्रेस होता है जो हर मशीन को असाइंड होता है। हमारा एक एड्रेस होता है IP वर्जन 4, एक होता है IP वर्जन 6। ठीक है, जो IP वर्जन 4 होता है यार वो एक 32 बिट का एड्रेस होता है। कितने बिट का? 32 बिट का। और ये जो एड्रेस होता है IPv6 वो एक 128 बिट का एड्रेस होता है। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, लेट्स कंफर्म दिस। इज द साइज ऑफ IPv6 128 बिट्स एंड IPv6 यूजेस 128 बिट्स। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो हमारा मैंने पढ़ा था और मुझे याद रहा, बहुत बढ़िया। तो देखो IPv4 जो होता है वो एक 32 बिट का एड्रेस होता है, वही जो हमारा IPv6 होता है वो एक 128 बिट का बहुत लॉन्ग। ये जो यूज करता है यार ये होता है हमारा जो डेसिमल फॉर्मेट होता है, यानी कि रिप्रेजेंट डेसिमल में होता है, बट कुल मिला के अंडर द हुड इट यूजेस बाइनरी। और ये जो है वो एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को यूज करता है। ठीक है, इसका जो बेस है वो हेक्साडेसिमल होता है। अगर समझ नहीं आ रहा है सो छोड़ दो। मेन चीज ये है कि दो तरीके के एड्रेस होते हैं, एक हमारा IPv4 होता है और एक IPv6 होता है। बस इतना अगर समझ में आ गया तो आ गया, बढ़िया। तो देखो ये जो एक ओल्डर वर्जन है बट मोस्ट यूज्ड है, इसमें क्या होता है 4 सेट्स ऑफ नंबर होते हैं 0 से 255 तक। तो अगर मैं बताऊं आप लोगों को IPv4 दिखता कैसा है, तो IPv4 एड्रेस ऐसा दिखेगा जैसे 10 कॉलन या 10.20.30.40 212.13.176.10। तो कुछ इस तरीके से हमारा IP एड्रेसेस होते हैं जिसमें 4 ब्लॉक होते हैं यार। इन चारों ब्लॉक का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, और हर ब्लॉक की जो वैल्यू है वो 0 से 255 तक हो सकती है। ठीक है, अब ऐसा कैसे? क्योंकि हर ये देखो यहाँ पे 32 बिट है ना, अगर मैं 32 बाय
क्या करूं, 4 करूं, तो हर ब्लॉक आएगा 8 बिट्स का, ठीक है। और 8 बिट्स को हम अगर रिप्रेजेंट करें 2 की पावर में, तो 2 की पावर अगर हम 8 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 256। पर हम जो है 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से 255 तक हम इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट अगर हम 8 बिट में एक ब्लॉक को करें तो ये ब्लॉक कुछ ऐसा होगा, देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 डॉट, फिर से 0 0 0 डॉट, 0 0 0 0 डॉट, 0 0 0 0। तो इस तरीके से 32 बिट लॉन्ग एड्रेस होगा। इसी तरीके से IPv6 एड्रेस 0 जब बाइनरी होगा तो या तो 0 या तो 1 होगा, जो कि IPv4 के केस में होगा। पर अगर IPv6 हुआ तो ये एक हेक्साडेसिमल कोड होगा, और हेक्साडेसिमल 0 से लेके 9 तक हो सकते हैं, प्लस A से लेके F तक हो सकते हैं, ठीक है। तो जो 10 11 12 13 14 15 A B C D E और F, तो ऐसे करके ये 15 डिजिट्स को तक जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एड्रेसेस हो सकते हैं। तो आई होप समझ में आया IPv4 IPv6 क्या होते हैं। मेन जो कहानी है वो ये है, प्राइवेट एंड पब्लिक IP एड्रेसेस। अब देखो, जैसा कि नाम सुनते से समझ आ रहा है, पब्लिक IP एड्रेस जिसको कोई भी एक्सेस कर सके, प्राइवेट IP एड्रेस जिसको मैं एक्सेस ना कर सकूं। तो पब्लिक IP एड्रेस क्या होते हैं यार? दीज आर ग्लोबली यूनिक IP एड्रेसेस दैट आर असाइंड बाय IANA। IANA एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है यार, जो क्या करती है, जो इंटरनेट का जो IP एड्रेस है वो असाइन करने का काम करती है, ठीक है। दे आर राउटेबल ऑन इंटरनेट, ठीक है। देखो, मैंने जब आपको बोला वेब सर्वर्स के बारे में, तो मैंने क्या बोला कि वेब सर्वर की जो IP का जो नेचर होगा वो क्या होगा, पब्लिक होगा। क्योंकि क्या है, जो मेरे सर्वर पे जो चीज होस्टेड है वो मैं क्या चाहता हूं, वो मैं हर इंसान को एक्सेस करने का हक देना चाहता हूं। तो हर इंसान उसको एक्सेस कर सके, तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि पब्लिकली वो एक्सेसिबल हो, और पब्लिकली एक्सेसिबल होने के लिए उसको पब्लिक IP एड्रेस दिया जाए। तो पब्लिक IP एड्रेस अगर उसको मिला है तो वो पूरे इंटरनेट पे कहीं भी एक्सेस उसको कर सकते हैं। वहीं हम बात करें प्राइवेट IP एड्रेस की, तो प्राइवेट IP एड्रेस ऐसा समझो यार कि मेरा एक बहुत बड़ा कॉलेज का नेटवर्क है, ठीक है, और मेरे यहाँ पे कितनी 4000 कंप्यूटर्स मेरे लगे हुए हैं। तो ये जो पूरा नेटवर्क ये कुछ इस तरीके से डिजाइंड होता है कि जो मेन इनका राउटर होता है, जहां से मेन रिक्वेस्ट इंटरनेट पे जाती है, उसको एक पब्लिक IP एड्रेस दे दिया जाता है। बाकी जो अंदर 3999 मशीन हैं उनको प्राइवेट IP एड्रेस दिया होता है, क्योंकि उनको हमें डायरेक्टली किसी चीज से एक्सेस नहीं करना होता। वो एक लोकल कंप्यूटर, वो सर्वर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उनको प्राइवेट IP एड्रेस दे देते हैं। तो प्राइवेट IP एड्रेस यार, इसकी स्टार्टिंग 172 से हो सकती है, 192 से हो सकती है, ठीक है, आई थिंक सो। हाँ, तो 1 और 10 से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये 3 होती है यार रेंज हमारी पब्लिक IP एड्रेस की, 172 192 और 10 से स्टार्ट होने वाले जो IP एड्रेस होते हैं वो प्राइवेट IP एड्रेसेस होते हैं। आई बात समझ में? पब्लिक ऐसे जो पब्लिकली एक्सेसिबल हो, प्राइवेट अंडर द नेटवर्क हम यूज करेंगे। तो जैसे मेरा कॉलेज का नेटवर्क हो गया यार, तो हमारे यहाँ क्या है, एक सर्वर रूम है, ठीक है। हमारे यहाँ एक सर्वर रूम है जहाँ पे एक मेन राउटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक मेन राउटर लगा हुआ है, हमारा बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में अपना एक बड़ा सा स्विच लगा हुआ है जो इस राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो मान लो हमारा कंप्यूटर साइंस, IT, मैकेनिकल, इन सभी का यार अपना अपना नेटवर्क है, अपना अपना स्विच है। ये सभी स्विच इनसे कनेक्टेड है, इन स्विचेस से जो है मल्टीपल हजार हजार कंप्यूटर कनेक्टेड है। ये भी अंडर द हुड और स्विच में डिवाइडेड है। और जो मेन रिक्वेस्ट जा रही है, मान लो हमारा जो डिपार्टमेंट है उससे क्या है कि ये कंप्यूटर कनेक्टेड है। अब मैं जब यहाँ से www.google.com जाऊंगा ना, तो ये रिक्वेस्ट डायरेक्ट नहीं जाएगी यहाँ से, ये पहले जो है यहाँ इससे होते हुए इस राउटर से जाएगी, और इस राउटर से www.google.com पे जाएगी। ये एक मेन कहानी होती है। आई होप समझ में आई। आ रही है बात समझ में? तो ये होती है यार पब्लिक IP एड्रेसेस, और ये होते हैं प्राइवेट IP एड्रेसेस। ओ गॉड, बढ़िया, इतनी चीजें समझ में आ रही है यार। गर्मी काफी लग रही है, पंखा बंद है क्योंकि पंखा करता है आवाज, और आवाज से हो जाती है वीडियो की आवाज खत्म, ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं यार डोमेन नेम्स की, ठीक है। अभी हमने बात की क्या कि हमारे जो सर्वर्स होते हैं उनको क्या असाइंड होती है, IP एड्रेसेस असाइन होती है। क्या असाइन होती है? IP एड्रेसेस असाइन होती है, IP एड्रेस।
अब भैया ये आईपी एड्रेस इज अ रैंडम कुछ नंबर 212.37। और भैया आपने बताया कि इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आई नीड आईपी, क्योंकि पब्लिकली असाइंड आईपी से ही मैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूं। तो इस पर्टिकुलर अगर मेरे को रिसोर्स को एक्सेस करना है उस वेब सर्वर का, तो मेरे को तो यार आईपी टाइप करनी पड़ेगी। एंड हाउ डू आई रिमेंबर आईपी ऑफ जीएफजी, हाउ डू आई रिमेंबर आईपी ऑफ स्टैक ओवरफ्लो, हाउ डू आई रिमेंबर आईपी ऑफ learnlogics.super.site, हाउ डू आई रिमेंबर आईपी ऑफ youtube.com। तो मैं यार आईपी कैसे, बेसिकली इतनी सारी आईपी कैसे याद करूंगा, मेरे को आईपी थोड़ी ना याद रहेगी। इसीलिए यार हमारे डोमेन नेम्स आते हैं, डोमेन नेम्स, ठीक है। और ये डोमेन नेम्स क्या करते हैं, आपके लिए आईपी को याद रखने की जो हेडेक है उसको कम करते हैं। तो कुल मिला के काम क्या होता है कि हमारे पास क्या है, youtube.com, youtube.com। तो कुल मिला के बात क्या होता है, ये जो डोमेन नेम है, ये जो हमारे youtube.com है, ये एक डोमेन नेम है, ठीक है। एक सिंपल सी कहानी होती है कि इस डोमेन नेम को इसकी आईपी से मैप कर दिया जाता है। तो मान लो YouTube की यार जो आईपी है वो 202.167.7.7 है, ठीक है। अब कोई भी अगर youtube.com सर्च करेगा तो उसको उस वेब सर्वर पे भेज दिया जाएगा जिसकी आईपी जो है ये है। आई क्या बात समझ में आ रही है किस तरीके से काम होता है? तो ये बेसिकली होता है डोमेन नेम। तो डोमेन नेम क्या करता है यार, डोमेन नेम कुल मिला के इतना काम करता है हमारे लिए कि वो एक ह्यूमन फ्रेंडली एड्रेस होता है, यूज टू एक्सेस अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, टेक्स्ट बेस्ड शॉर्टकट होता है एट आईपी एड्रेस, ताकि लोगों को आईपी एड्रेस याद न करना पड़े, टू एन आईपी एड्रेस बिकॉज इट्स इजियर फॉर पीपल टू रिमेंबर। अब जैसे मैं आपको बोलूंगा कि लर्न लॉजिक्स की .super.site है, उसकी आईपी है 167.216.7.19। तो ये याद रखना इजी है या learnlogics.super.site याद रखना इजी है? ऑफ कोर्स ये नेम याद रखना इजी है, ठीक है। तो आप जब ये नेम सर्च करोगे सो विल ऑटोमेटिकली गेट रीडायरेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर आईपी बाय योर ब्राउजर। एंड अगर मैं और ज्यादा टेक्निकल बात करूं सो बाय योर डीएनएस सर्वर। अब भैया ये क्या नई चीज लाए जा रहे हो यार, खिचड़ी बना दिए पूरे लेक्चर को। तो देखो यही कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है, ठीक है। मेन चीज ये है कि जो डीएनएस सर्वर होता है वो रिजॉल्व करता है मेरे इस डोमेन नेम को उसकी आईपी में ट्रांसलेट कर देता है। यानी कि किसी ने अगर youtube.com सर्च किया तो वो जो पीछे काम हो रहा है ना, जो youtube.com को उसकी आईपी पे आप लोगों को रीडायरेक्ट कर दे रहा है। वो उस टेबल में मान लो एक टेबल मेंटेन की गई है जहां पे पर्टिकुलर चीज क्या कर रही है, यहाँ पे सभी की डोमेन नेम लिखी हुई है, डोमेन्स, यहाँ पे सभी की आईपी एड्रेसेस मैच है। तो यहाँ पे youtube.com उसकी रिस्पेक्टेड आईपी, google.com उसकी रिस्पेक्टेड आईपी, ठीक है। तो एक टेबल मेंटेन होगी कहीं ना कहीं, कुछ इस तरीके से समझो। जैसे ही आपने youtube.com सर्च किया तो आपका यहाँ पे एक डीएनएस सर्वर बैठा रहेगा, ये क्या करेगा, आपको इस एड्रेस पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो यही होता है डोमेन नेम और डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम। तो देखो डोमेन नेम क्या होता है, कुल मिला के ह्यूमन फ्रेंडली एक एड्रेस होता है जिसकी मदद से आपको वो आईपी एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं है। आप अपना डोमेन नेम डालो और आप उस आईपी पे चले जाओगे। जैसे www.example.com, आई डोंट थिंक हाँ देखो कुछ ना कुछ तो मिला example.com, www.google.com। तो मैं google.com पे जा रहा हूँ, बट बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है कि गूगल जिस आईपी से मैच है वो मुझे रिस्पॉन्ड कर रही है। उसी तरीके से learnlogics.super.site, ठीक है। तो मैंने मेरा नाम डाला बट आई गॉट रीडायरेक्टेड टू अ आईपी एड्रेस, ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं यार हम डोमेन नेम सिस्टम की और डीएनएस रिजोल्यूशन की। तो मैंने यार आपको डोमेन नेम सिस्टम बताया, यहाँ पे भी बहुत आसानी से लिखा हुआ है कि डोमेन नेम सिस्टम का मेन काम ये होता है कि इट ट्रांसलेट डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेसेस सो दैट ब्राउजर कैन लोड इंटरनेट रिसोर्सेस, ठीक है। वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि मान लो youtube.com मेरे पास एक डोमेन नेम है, youtube.com, इसकी कुछ आईपी एड्रेस होगा, इसका कुछ आईपी एड्रेस होगा। तो डोमेन नेम
सिस्टम या डोमेन नेम सर्विस कभी कभी बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं DNS। ये क्या करता है, ये एक हमारे डोमेन नेम को उसकी IP एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है, ताकि हमारा जो ब्राउजर है, जो मेरा google.com नहीं, जो मेरा क्रोम है, वो उस रिसोर्स को एक्सेस कर सके। जो हमारे HTML रिसोर्सेस होंगे, जो मेरी इमेजेस होंगी उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जो मेरी मान लो वीडियोस होंगी, तो उसको वो लोड कर सके। इस तरीके से इस काम को किया जाता है। और पीछे जो एक सर्विस, एक कंप्यूटर बैठा हुआ है, वो जो इस काम को करता है, उसी को यार हम DNS सर्वर बोल देते हैं। आई क्या बात समझ में? समझ रहे हो बात को? और नेक्स्ट जो चीज है जिसको हम बोलते हैं यार DNS लुकअप या रिजोल्यूशन, इसका मतलब यही है कि DNS लुकअप या रिजोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग अ डोमेन नेम इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस। दिस इज डन बाय सीक्वेंस ऑफ क्वेरीज टू DNS सर्वर। अब देखो, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि DNS लुकअप किस तरीके से काम करता है। इसेंशियली वी आर अबाउट टू एंड, बहुत लंबा हम आ चुके हैं, बट काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने क्या किया, अपना जो सर्च बार है गूगल का, ये मान लो मेरा गूगल का सर्च बार है, यहाँ पे मेरा वो सर्च बटन है ऐसा वाला। मैंने यहाँ पे लिखा क्या, www.linkedin.com। आई बात समझ में? मैंने www.linkedin.com लिखा और एंटर मारा। तो अब देखो, अब DNS रिजोल्यूशन कैसे होगा, किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा कि जो यूजर ने मांगा है मैं उसको वही रिटर्न करूं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने मान लो सर्च किया स्टैक ओवरफ्लो, या सर्च किया गिटहब, या सर्च किया हो यूट्यूब और आपको रेडिट मिला हो? आपने कभी यूट्यूब सर्च किया और आपका गूगल खुल गया हो? कभी आपने यूट्यूब सर्च किया हो पर यूट्यूब खुलने की जगह कुछ दूसरी वेबसाइट खुल गई हो? कभी नहीं होता ना। दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ DNS सर्वर्स। अब देखो, मेन चीज ये है कि ये जो .com है, इसको बोलते हैं हम टॉप लेवल डोमेन। क्या बोलते हैं? टॉप लेवल डोमेन। इसको शॉर्ट फॉर्म में TLD बोला जाता है। तो कुछ इस तरीके से समझो कि हमारे जो टॉप लेवल डोमेन है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, वो बहुत सारे हैं। जैसे क्या हो गया, .in हो गया, .com हो गया, .us हो गया, .org हो गया, .site हो गया, जो हमारे केस में है .super.site, ठीक है। फिर क्या हो गया, .tech हो गया। तो ये क्या है, बहुत सारे टॉप लेवल डोमेन्स हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से समझो कि जो हमारा DNS है, जो हमारा DNS सर्वर है, उसने बहुत सारे क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। ये .in का है, ये .com का है, ये .org का है, और रेस्ट जो होते हैं वो बहुत सारे। इतनी बात आई समझ में? अब देखो, जब हम इसको रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो ये क्या करता है, सबसे पीछे से, जैसे www.linkedin.com था, .com था, तो ये क्या करता है, सबसे पहले टॉप लेवल डोमेन उठाता है। अब यहाँ तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, तो ये सिर्फ इसमें जाएगा, .com में जाएगा। यहाँ आप नीचे ढूंढेगा। अब .in में बहुत सारी चीजें होगी। .in में आओगे तो आई थिंक amazon.in आपको मिल जाएगा, flipkart.in अगर होगा तो मिल जाएगा आपको, यहाँ पे swiggy.in मिल जाएगा आपको, यहाँ पे zomato.com मिलेगा, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक LinkedIn भी मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो क्या होगा कि मेरा .com उठेगा, यहाँ पे जाएगा, इस ग्रुप को रिजॉल्व करेगा, फिर मेरा LinkedIn उठेगा, यहाँ पे आएगा, इसको रिजॉल्व करेगा, एंड यहाँ से ये चीज रिटर्न बैक हो जाएगी। और मेरा ब्राउजर यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे बेसिकली जो कंटेंट है उसको लोड करेगा, बंडल बनाएगा, किसका, HTML का, CSS का, JS का, और फॉरवर्ड करेगा मेरे क्लाइंट के ब्राउजर पे। तो आई होप समझ में आया किस तरीके से DNS रिजोल्यूशन होता है और किस तरीके से हमारी IP रिजॉल्व होती है। हमारे जो डोमेन नेम होता है वो रिजॉल्व होता है हमारे IP में, किस तरीके से ये कंटेंट लोड होता है हमारे ब्राउजर के थ्रू और सेंड किया जाता है क्लाइंट को। तो इसी को हम बोलते हैं यार DNS रिजोल्यूशन। और ये पूरी प्रक्रिया अंडर द हुड होती है, जो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जो आपकी 100 Mbps की स्पीड आ रही है जियो फाइबर द्वारा, वो किस तरीके से एक मिली सेकंड में जो है वो आपका डेटा लोड कर देता है
तो अंडर द हुड यार ये प्रोसेस चल रही होती है। नाउ इमेजिन इतनी सारी चीज़ों चलने के बाद भी वो चीज़ कितनी फास्ट है, कितना क्विक रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी यार आज के इस खूबसूरत से वीडियो में जो हमने डिस्कस किया। आई होप सारी चीज़ें समझ आई होगी। और ये जो प्रोसेस है यार, ये जो चीज़ है ना, इसको कहीं पे आप लोग अगर पढ़ोगे सो यू विल गेट अ टर्म रिवर्स डोमेन नेम रिजोल्यूशन, या रिवर्स रिजोल्यूशन बोलते हैं क्योंकि रिवर्स में चल रहा है ना। देखो यूआरएल क्या था, www.linkedin.com, पर पहले क्या सर्च हुआ, .com से हमारी रिजॉल्व हुई, फिर लिंक्डइन सर्च हुआ, फिर रिवर्ट हुआ, तो ये रिवर्स कार्यक्रम चल रहा है। इसीलिए कभी कभी इसको रिवर्स लुकअप भी आप लोगों को सुनने को मिल सकता है, एंड दैट्स टोटली फाइन। ओके गाइज, तो हमने यार सबसे पहले क्या डिस्कस किया, हमने वेब पेजेस देखे। वेब पेजेस के बाद हमने देखा उसके टाइप्स, उसके कितने तरह के होते हैं, फिर हमने वेबसाइट डिस्कस किया, कंप्यूटर नेटवर्किंग देखा, उसका अरेंजमेंट देखा, हमने टाइप्स देखे उसके, इंटरनेट क्या होता है हमने वो देखा। उसके बाद हमने www देखा यार क्या होता है, सर्च इंजन्स देखा, ब्राउज़र देखा, क्लाइंट देखा, सर्वर देखा, क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हमारे क्लाइंट थ्रू दी ब्राउजर्स कम्युनिकेट करते हैं सर्वर्स को, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा है डोमेन नेम्स क्या होते हैं। ठीक है, डोमेन नेम्स क्या होते हैं, किस तरीके से आईपीज को असाइंड होते हैं। आखिरी में हमने देखा डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, डोमेन नेम सर्वर क्या होता है, डीएनएस लुकअप या रिजोल्यूशन किस तरीके से होता है। ये सारी चीज़ें कवर करने के बाद यार वी हैव केम टू एन एंड, जहाँ पे हमने सारी चीज़ों को कवर किया। और इतनी चीज़ें अगर आप लोगों को समझ आती है सो यू आर गुड टू गो, क्योंकि ये जो यार काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है बट दे आर इक्वली इसेंशियल फॉर यू टू स्टार्ट वेब। और आई होप यार काफ़ी मज़ा आया होगा, एंड आई would have been able to explain the things that I think I could have। तो मुझे लगता है कि मैंने चीज़ें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की, और वो पूरे चीज़ें डिपेंडेंट है आप लोगों के ऊपर। अगर चीज़ें समझ आई यार तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि हाँ भैया आ गई चीज़ें समझ में। और आखिरी के आने के बाद यहाँ पे यार आप लोगों को इसी चैप्टर में लास्ट में क्विज मिल जाएगी, जहाँ पे आप अगर प्ले नाउ करोगे तो ये क्विज आप लोगों के लिए खुल जाएगी। जो भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर की उसकी ये 15 क्वेश्चन की क्विज है। चेक कीजिए आप लोगों ने कितना अटेंटिवली इस लेक्चर को देखा और कितनी चीज़ें आप इससे सीख पाए। सो दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम माय साइड। और इस तरीके के ही लंबे लेक्चर्स आएंगे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली पावरफुल लेक्चर्स आएंगे, ऐसे लेक्चर्स, ऐसे वीडियो जिससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, सो वी हैव एक्सीडेड यार, 1 घंटा हो चुका है वीडियो को, और आई थिंक वी शुड एंड। Thank you so much guys for watching the video. Make sure to subscribe the channel, like the channel, share the video as much as you can, और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और हम मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।